हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। मैंने सारे चैप्टर के क्वेश्चन शामिल किए हैं और ये क्वेश्चन मैंने लूसेंट से लिए हैं और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आए हैं और आने वाले एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। कार का मात्रक क्या है? तो कार का मात्रक जूल है। प्रकाश वर्ष मात्रक है तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। जड़त्व माप है तो द्रव्यमान का माप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारसेक इकाई है तो पारसेक दूरी की इकाई है। ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। क्यूरी किसकी इकाई है? तो रेडियो एक्टिव धर्मता की इकाई है। पास्कल इकाई है तो पास्कल दाब की इकाई है। आगे बढ़ते हैं। कैंडेला किसका मात्रक है? तो ज्योति तीव्रता का मात्रक है। जूल किसकी इकाई है? तो ऊर्जा की इकाई है। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? तो मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति 1971 में लागू की गई थी। हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? तो तरंगों की आवृत्ति मापने की यूनिट है। विद्युत धारा की इकाई है तो विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है। पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो डायोप्टर है। डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो वातावरण में ध्वनि के मापने के लिए डेसिबल का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। एम्पियर नापने की इकाई है तो एम्पियर नापने की इकाई करंट है। यदि किसी चली हुई वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह है। तो यह न्यूटन की गति का तीसरा नियम है। आगे बढ़ते हैं। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो तृतीय नियम के कारण संभव है। आगे देखते हैं। जब कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर एक बाह्य बल कार्य ही करता है। तो यह कथन किसका है? तो यह न्यूटन का कथन है। बल की परिभाषा आती है न्यूटन के गति के दूसरे नियम से आती है। न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? तो न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो न्यूटन के पहले नियम के द्वारा समझाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। रॉकेट किस कार्य प्रणाली के सिद्धांत पर आधारित है? तो न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित है। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। तो इसके किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो यह न्यूटन के पहले नियम। क्वेश्चन रिपीट हो गया है। बल गुणनफल है तो बल द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है। ठीक है। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो जी का मान क्या होता है? तो जी का मान बढ़ता है जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान क्या होता है? तो पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान क्या होता है? तो पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान सबसे अधिक होता है, महत्तम होता है। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान क्या होता है? तो कम हो जाता है। घूर्णन गति बढ़ेगी तो पृथ्वी में जी का मान कम हो जाएगा। पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर जी का मान क्या होता है? तो बढ़ जाता है। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार प्रतीत होता है तो बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। आगे बढ़ते हैं। जब लिफ्ट नीचे की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार घटा हुआ प्रतीत होता है। और एक ऐसी क्वेश्चन है। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो आपको ये सारी कंडीशन याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो वह मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है। ऐसी स्थिति में लिफ्ट में स्थित पिंड का भार होता है तो यह शून्य होता है और यह भारहीनता की स्थिति होती है। नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो तो लिफ्ट में स्थित पिंड उसकी फर्श से उठकर उसकी छत पर जा लगेगा। जब नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो। आगे बढ़ते हैं। पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होती है हुए नहीं गिरती है क्योंकि इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर गुजरती है। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है तो प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करता है। प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग होता है तो नियत होता है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी तल के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह की कच्ची चाल कितनी होती है? तो पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह की कच्ची चाल 8 किलोमीटर पर सेकंड होती है। उपग्रह की कच्ची चाल पृथ्वी तल की ऊंचाई पर निर्भर करती है लेकिन द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती।
तो आपको ये याद रखना है कि उपग्रह की कच्ची चाल पृथ्वी तल की ऊंचाई पर निर्भर करती है, लेकिन द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रहों का परिक्रमण काल कितना होता है? तो 1 घंटा 24 मिनट होता है। भू स्थायी उपग्रह का परिक्रमण काल कितने घंटे होता है? तो 24 घंटे होता है। भू स्थायी उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर होती है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? तो पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। ग्रहों की गति के नियम किसने दिए थे? तो केपलर ने दिए थे। आगे बढ़ते हैं। किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा के बीच की दूरी की वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह किस नियम है? तो यह न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम है। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता ना ही नष्ट किया जा सकता। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। किस नियम पर है? तो यह ऊर्जा संरक्षण का नियम है। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता ना ही नष्ट किया जा सकता, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यह ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है। बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा तथा तनी हुई स्प्रिंग कमानी की ऊर्जा, यह किस ऊर्जा का उदाहरण है? तो यह स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। एक अश्व शक्ति कितना होता है? तो 746 वाट होता है। यदि संवेग को दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी गुनी हो जाएगी? तो 4 गुना हो जाएगी। न्यूटन के कौन सी पुस्तक में गति के नियम प्रतिपादित किए थे? तो प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में 1867 में प्रतिपादित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंदूक की गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगता है, इसको किसके द्वारा समझाया गया है? तो न्यूटन की गति के तृतीय नियम के द्वारा समझाया गया है। नाव के किनारे पर कूदने पर नाव को पीछे की ओर हट जाना किसके नियम में प्रतिपादित किया गया है? तो न्यूटन के गति के तृतीय नियम में प्रतिपादित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। कपड़ा सुखाने की मशीन और दूध से मक्खन निकालने की मशीन ये किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो यह अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। एक प्रकाश वर्ष होता है तो 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर होता है एक प्रकाश वर्ष। एक पारसेक होता है तो 3.26 प्रकाश वर्ष एक पारसेक होता है। बल का सीजीएस पद्धति में क्या मात्रक है? तो बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक डाइन है। पलायन वेग कच्ची वेग का कितने गुना होता है? तो √2 गुना होता है पलायन वेग कच्ची वेग का। आगे बढ़ते हैं। भू स्तरीय कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित करने की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो यह आर्थर सी क्लार्क ने की थी। भू स्तरीय कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित करने की खोज। भू स्तरीय उपग्रह किस दिशा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करता है भू स्तरीय उपग्रह। किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है पर पृथ्वी पर वापस नहीं आता। यह किस वेग की परिभाषा है? तो यह पलायन वेग की परिभाषा है। किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है और पृथ्वी पर वापस नहीं आता। यह पलायन वेग की परिभाषा है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो डायनेमो परिवर्तित करता है। रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा एवं ऊष्मा ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो मोमबत्ती परिवर्तित करती है। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो माइक्रोफोन परिवर्तित करता है। आगे बढ़ते हैं। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो लाउड स्पीकर परिवर्तित करता है। आगे देखते हैं। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो सोलर सेल परिवर्तित करता है। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो ट्यूबलाइट परिवर्तित करता है। आगे देखते हैं। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो विद्युत बल्ब। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो विद्युत सेल। ये सारे आपको याद रखना है। यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो सितार। किसी सतह के एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो दाब कहते हैं। दाब का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन पर मीटर या पास्कल होता है दाब का ऐसा ही मात्रक। वायुमंडलीय दाब का ऐसा ही मात्रक होता है तो बार होता है। वायुमंडलीय दाब का ऐसा ही मात्रक बार होता है। एक बार होता है तो 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वायुमंडलीय दाब को किसके मापा जाता है? तो वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब होता है तो पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होती है, यह किस की वजह से होता है? तो यह वायुमंडलीय दाब की वजह से होता है। पहाड़ों में खाना बनाने में कठिनाई होती है। जब बैरोमीटर का पाठ्यांक
एकाएक नीचे जाता है तो क्या होता है, तो आंधी आने की संभावना होती है। एकाएक लगातार नीचे जाता है तो आंधी होने की संभावना होती है। आगे बढ़ते हैं, जब बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरता है तो क्या होता है, तो वर्षा होने की संभावना होती है। जब बैरोमीटर धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो क्या होता है, तो दिन साफ रहने की संभावना होती है। तो ये सारी कंडीशन आपको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेकर, हाइड्रोलिक कुर्सी किस नियम पर आधारित है, तो ये पास्कल के नियम पर आधारित है। द्रव का दाब, देखो द्रव का दाब उस पात्र की आकार की आकृति पर निर्भर नहीं करता जिस पर द्रव रखा जाता है। तो द्रव का दाब उस पात्र की आकृति पर नहीं निर्भर करता जिस पर द्रव रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सभी द्रवों को क्वथनांक दाब बढ़ाने पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो सभी द्रवों के क्वथनांक पर दाब बढ़ाने पर वह बढ़ जाता है। आगे बढ़ते हैं, गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है, दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये बढ़ जाता है। जैसे मोम, गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन घटता है तो दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो घट जाता है, जैसे बर्फ। प्रेशर कुकर के अंदर खाना जल्दी पक क्यों जाता है, तो क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब बढ़ाकर पानी का क्वथनांक बढ़ा देते हैं। प्रेशर कुकर के अंदर दाब बढ़ाकर पानी का क्वथनांक बढ़ा देते हैं, इसलिए प्रेशर कुकर के अंदर खाना जल्दी पक जाता है। नमक मिले पानी में भोजन जल्दी पक क्यों जाता है, नमक मिले पानी का क्वथनांक कम होने के कारण। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डूब जाती है तो उसमें भार में कमी का आभास होता है। भार में यह कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रवों के भार के बराबर होती है। किसका सिद्धांत है, तो ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है। आपको ये याद रखना। पनडुब्बी किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करती है। आगे बढ़ते हैं, लोहे का जब जहाज पानी पर तैरता है तो परंतु लोहे की कील पानी में डूब जाती है, किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ये भी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। अपेक्षित घनत्व का ऐसा ही मात्रक क्या है, इसका अपेक्षित घनत्व का कोई ऐसा ही मात्रक नहीं। क्वेश्चन देखते हैं, अपेक्षित घनत्व को किससे मापा जाता है, तो हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। जब बर्फ समुद्र के पानी में तैरती है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर रहता है, तो 1/10 भाग पानी के ऊपर रहता है। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है, तो लैक्टोमीटर से मापी जाती है। आगे बढ़ते हैं, समुद्री जल में तैरना आसान क्यों होता है, क्योंकि समान जल की अपेक्षा समुद्री जल का घनत्व अधिक होता है, इसलिए समुद्री जल में तैरना आसान होता है। एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं, तो सासंजक बल कहते हैं। एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को सासंजक बल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दो भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं, तो आसंजक बल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, किस बल के कारण एक वस्तु दूसरी वस्तु से चिपकती है, तो आसंजक बल के कारण चिपकती है। किस बल के कारण एक वस्तु दूसरे से चिपकती है, तो आसंजक बल के कारण। देखते हैं, किसमें सासंजक बल का मान अधिक होता है, तो ठोसों में सासंजक बल का मान अधिक होता है। किसमें सासंजक बल का मान ना के बराबर होता है, तो गैसों में सासंजक बल का मान ना के बराबर होता है। पृष्ठ तनाव का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन पर मीटर होता है पृष्ठ तनाव का ऐसा ही मात्रक। आगे बढ़ते हैं, द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। जल पर घुलनशील नमक मिलाने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो यह बढ़ जाता है। पानी की बूंद का गोल होना किसका उदाहरण है, तो पृष्ठ तनाव का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं, पतली सुई किसके कारण तैरती है, तो पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है। साबुन के घोल के बुलबुले बड़े क्यों बनते हैं, क्योंकि जल में साबुन घोलने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, गरम सूप स्वादिष्ट लगता है क्यों, क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण, क्योंकि गर्म द्रव का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और जीभ के ऊपर सभी भागों में अच्छी तरह से फैल जाता है, इसलिए गर्म सूप स्वादिष्ट लगता है। केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की प्रक्रिया को केशिकत्व कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, द्रव के केश नली के ऊपर चढ़ने अथवा नीचे गिरने का कारण क्या है, तो द्रव का पृष्ठ तनाव है। द्रव की केश नली किस पर निर्भर करती है, तो द्रव की केश नली त्रिज्या पर निर्भर करती है। लालटेन लैंप की बत्ती में किस कारण से तेल ऊपर चढ़ता है, तो केशिकत्व के कारण ऊपर चढ़ता है। आगे बढ़ते हैं, पेड़ पौधों की शाखाओं एवं पत्तियों तक जल किस कारण से पहुंचता है, तो पेड़ पौधों की शाखाओं एवं पत्तियों तक जल केशिकत्व के कारण पहुंचता है। किस कारण से कॉफी पाउडर जल में शीघ्र घुल जाता है, तो केशिकत्व के कारण घुल जाता है।
आगे बढ़ते हैं। किसी द्रव या गैस की दो क्रमागत परतों के बीच उनकी अपेक्षित गति का विरोध करने वाले घर्षण बल को क्या कहते हैं? तो श्यान बल कहते हैं। श्यानता गुणांक का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो डेका पॉइज या पास्कल सेकेंड है। आगे बढ़ते हैं। श्यानता गुणांक को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो श्यानता गुणांक को नीटा से प्रदर्शित करते हैं। एक आदर्श तरल की श्यानता होती है तो शून्य होती है। श्यानता केवल किसका गुण है? तो श्यानता केवल द्रव या गैस का गुण है। ताप बढ़ाने पर द्रव की श्यानता हो जाती है तो ताप बढ़ाने पर द्रव की श्यानता घट जाती है। ताप बढ़ाने पर गैसों की श्यानता होती है तो ताप बढ़ाने पर गैसों की श्यानता बढ़ जाती है और द्रवों की घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब कोई आदर्श द्रव किसी नली में धारारेखी प्रवाह में बहता है तो उसकी मात्रा के प्रत्येक बिंदुओं पर उसके एकांक आयतन कुल ऊर्जा का योग नियत रहता है। यह किस प्रमेय पर आधारित है? तो यह बर्नौली प्रमेय पर आधारित है। एकांक आयतन की कुल ऊर्जा का योग नियत रहता है। बेंचुरीमीटर किस प्रमेय पर आधारित है? तो बर्नौली प्रमेय पर आधारित है। आगे बढ़ते हैं। प्रत्यास्थता गुणांक का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। एक निश्चित पथ पर प्रगति करती हुई वस्तु जब एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात बार बार अपनी पूर्व गति को दोहराती है तो इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं? तो यह आवर्त गति कहते हैं इसे। आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक हर्ट्ज होता है। सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है तो उसका त्वरण कितना होता है? तो सरल आवर्त गति से करने वाला कण जब अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है तो उसका त्वरण शून्य हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है तो उसका वेग अधिकतम होता है और गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। ठीक है। सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा होती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है। आगे बढ़ते हैं। सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी गति के अंत बिंदु से गुजरता है तो क्या होता है? तो देखो, त्वरण अधिकतम हो जाता है, गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है, वेग शून्य हो जाता है और स्थितिज ऊर्जा अधिकतम हो जाती है। ये चारों पॉइंट आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान का कितने गुना होता है? तो 1/6 गुना होता है। जब तरंग गति की दिशा और माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के अनुदिश होती है तो ऐसी तरंग को क्या कहते हैं? तो ऐसी तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के लंबवत होती है तो इस प्रकार की तरंग को क्या कहते हैं? तो इस प्रकार की तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। देखो, इसमें लंबवत होती है, याद रखना है। ध्वनि तरंगे होती हैं तो ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। आगे बढ़ते हैं। वैसी तरंगे जिसके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात तरंगे निर्वात में भी संचरित हो सकती हैं, तो ऐसी तरंगों को कौन सी तरंगे कहते हैं? तो विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। सभी विद्युत चुंबकीय तरंगें बनी होती हैं तो सभी विद्युत चुंबकीय तरंगें फोटोन की बनी होती हैं। सभी विद्युत चुंबकीय तरंगें एक ही चाल से चलती हैं, वह चाल किस चाल के बराबर होती है? तो वह प्रकाश की चाल के बराबर होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? तो मैक्सवेल के द्वारा प्रतिपादित की गई थी। विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंग दैर्ध्य कितना होता है? तो 10⁻⁻14 मीटर से लेकर 10⁻4 मीटर तक होता है। गामा किरणों की खोजकर्ता कौन थे? तो पॉल विलार्ड थे। आगे बढ़ते हैं। गामा किरणों का नामकरण किसने किया था? तो गामा किरणों का नामकरण रदरफोर्ड ने किया था। गामा किरणों का उपयोग क्या है? तो इसकी वेदन क्षमता अधिक होती है। इसका उपयोग नाप की तथा कृत्रिम रेडियो में किया जाता है। गामा किरणों की तरंग दैर्ध्य होती है तो 10⁻14 मीटर से 10⁻10 मीटर तक होती है। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो रंटजन ने की थी। तो इसका उपयोग चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्र में किया जाता है। दृश्य किरणों की खोज किसने की थी? तो न्यूटन ने की थी। पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी? तो रिटर ने की थी। ये सब आपको याद रखना है। पराबैंगनी किरणों का उपयोग क्या है? इसका उपयोग सिकाई करने, प्रकाश विद्युत प्रभाव को उत्पन्न करने तथा बैक्टीरिया को नष्ट करने में किया जाता है। अवृक्त किरणों की खोज किसने की थी? तो हर्शेल ने की थी। पराबैंगनी किरणों की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है? तो 10⁻8 मीटर से 10⁻7 मीटर तक होती है। लघु रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी? तो हेनरिक ने की थी। दीर्घ रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी? तो मार्कोनी ने की थी। आगे बढ़ते हैं। दीर्घ रेडियो तरंगों का उपयोग क्या है? रेडियो टेलीविजन में उपयोग किया जाता है इसका। 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति
वाला वाली ध्वनि तरंगों को क्या कहते हैं? तो अवस्रव्य तरंगे कहते हैं, इंफ्रासोनिक वेव्स कहते हैं। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली तरंगों को क्या कहते हैं? तो इसको श्रव्य तरंगे कहते हैं, ऑडिबल वेव्स कहते हैं। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति वाली तरंगों को कहा जाता है पराश्रव्य तरंगे कहा जाता है, अल्ट्रासोनिक वेव कहा जाता है। कौन सी तरंगों को हमारा कान नहीं सुन सकता? तो अवश्रव्य तरंगों को हमारा कान नहीं सुन सकता, इंफ्रासोनिक वेव्स को। कौन सी तरंगों को हमारा कान सुन सकता है? तो श्रव्य तरंगों को हमारा कान सुन सकता है, ऑडिबल वेव्स को सुन सकता है। कौन सी तरंगों को जानवर जैसा कुत्ता कौन सी तरंगों को जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि सुन सकते हैं? तो अल्ट्रासोनिक वेव्स को। पराश्रव्य तरंगों को सुन सकते हैं। पराश्रव्य तरंगों का उपयोग क्या है? पराश्रव्य तरंगों का उपयोग संकेत भेजने में उपयोग किया जाता है, समुद्र की गहराई का पता लगाने में किया जाता है, दूध के अंदर हानिकारक जीवाणु को नष्ट करने में किया जा सकता है, गांठिया रोग के उपचार एवं मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में उपयोग किया जाता है पराश्रव्य तरंगों का। ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोसों में होती है। इसका क्रम होता है, पहले ठोस में होती है, इसके बाद द्रव में, फिर गैस में। ये ध्वनि की चाल का क्रम है। वायु में ध्वनि की चाल होती है तो 332 मीटर पर सेकंड होती है। जल में ध्वनि की चाल होती है, जल में ध्वनि की चाल 1483 मीटर पर सेकंड होती है। लोहे में ध्वनि की चाल होती है 5130 मीटर पर सेकंड होती है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल निर्भर नहीं करती, आवृत्ति में निर्भर नहीं करती। ध्वनि की चाल पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? ध्वनि की चाल पर दाब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ध्वनि की चाल पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। वायु में प्रति 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है? 0.61 मीटर पर सेकंड। ध्वनि का वह लक्षण जिसके कारण ध्वनि तेज या मंद सुनाई देती है क्या कहा जाता है? प्रबलता कहा जाता है। ध्वनि की प्रबलता का स्तर व्यक्त करने का मात्रक है, तो फोन है। आगे बढ़ते हैं। ध्वनि का वह लक्षण जिसके कारण ध्वनि मोटी और पतली सुनाई देती है कहा जाता है? तो ये तारत्व कहा जाता है। ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है, ध्वनि का तारत्व उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए, तो 17 मीटर होना चाहिए। कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है तो 1/10 सेकंड तक रहता है। किस कारण से ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई देती है? तो ध्वनि के अपवर्तन के कारण। आगे बढ़ते हैं। जब किसी ध्वनि स्रोत एवं श्रोता के बीच अपेक्षित गति होती है तो श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति उसकी वास्तविक आवृत्ति से अलग सुनाई पड़ती है। कौन सा प्रभाव होता है? तो ये डॉपलर प्रभाव होता है। यदि मैक संख्या 1 से अधिक है तो पिंड की चाल कहलाती है, सुपरसोनिक कहलाती है। यदि मैक संख्या 5 से अधिक है तो ध्वनि की चाल हाइपरसोनिक कहलाती है। परमाणु की खोज किसने की थी? तो जॉन डाल्टन ने की थी 1808 में। परमाणु संरचना की खोज किसने की थी? तो नील एवं रदरफोर्ड ने 1913 में की थी। गति विषय के नियम किसने किए थे? तो न्यूटन ने 1687 में। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकरेल ने 1896 में। रेडियम की खोज किसने की थी? तो मैडम क्यूरी ने की थी। सापेक्षता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो माइकल फैराडे ने। रमन प्रभाव की खोज किसने की थी? तो सीवी रमन ने। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो विल्हम रॉन्टजन ने। क्वांटम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो मैक्स प्लांक ने। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश विद्युत प्रवाह की खोज किसने की थी? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने। विद्युत आकर्षण के नियम किसने प्रतिपादित किए थे? तो कूलाम ने। आवर्त सारणी की खोज किसने की थी? तो मेंडलीफ ने। विद्युत प्रतिरोध के नियम किसने दिए थे? तो जीएस ओम ने दिए थे। तैरने का नियम किसने दिया था? तो आर्किमिडीज ने दिया था। ताप आयनिक उत्सर्जन की खोज किसने की थी? तो एडिसन ने की थी। विद्युत अपघटन के नियम किसने दिए थे? तो फैराडे ने दिए थे। नाभ के रिएक्टर की खोज किसने की थी? तो एनरिको फर्मी ने। बेतार का तार किसने प्रतिपादित किया था? तो मार्कोरी ने। डायोड बल्ब की खोज किसने की थी? तो सर JS फ्लेमिंग ने। डायोड बल्ब की खोज किसने की थी? डॉक्टर लीडी फॉरेस्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी चालक में विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा कहते हैं। कौन सा चालक तार ओम के नियम का पालन करता है? तो मैग्नीज का तार ओम के नियम का पालन करता है। किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? तो चालकता कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चालकता का SI मात्रक क्या है? तो ओम इनवर्स और म्यू है। इसका SI मात्रक सीमेन भी होता है। किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? तो विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट चालकता का SI मात्रक क्या होता है? तो ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स होता है।
श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधों का समतुल्य होता है तो यह समस्त प्रतिरोध के योग के बराबर होता है। समांतर क्रम में आयोजित प्रतिरोधों का समतुल्य होता है, प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है तो वाट होता है। विद्युत धारा को एम्पियर में मापने के लिए किस संयंत्र का उपयोग किया जाता है तो अमीटर का प्रयोग किया जाता है। अमीटर को परिपथ में कौन से क्रम में लगाया जाता है तो श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है तो शून्य होता है। आगे बढ़ते हैं। परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए कौन से संयंत्र का उपयोग किया जाता है तो वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होना चाहिए तो अनंत होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर का उपयोग क्या है तो यह उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में और निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलने का काम करता है। ट्रांसफार्मर में कौन सी धारा के लिए प्रयुक्त होता है तो यह ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती धारा के लिए प्रयुक्त होता है। विद्युत मोटर में कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर विद्युत मोटर कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं। माइक्रोफोन कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत फ्यूज का उपयोग क्या है परिपथ में लगे उपकरण की सुरक्षा के लिए इसका यूज होता है। विद्युत फ्यूज कौन सी मिश्र धातु से बना होता है टिन प्लस लेड। ठीक है। विद्युत फ्यूज का गलनांक होता है तो विद्युत फ्यूज का गलनांक सबसे कम होता है। विद्युत फ्यूज को परिपथ में कौन से क्रम में जोड़ा जाता है तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। बैटरी कौन सा करंट स्टोर करती है तो डीसी करंट स्टोर करती है। आगे बढ़ते हैं। विद्युत बल्ब की खोज किसने की थी तो विद्युत बल्ब की खोज एडिसन ने की थी। विद्युत बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है वह किसका बना होता है तो वह टंगस्टन का बना होता है। प्राकृतिक चुंबक होता है तो प्राकृतिक चुंबक लोहे के ऑक्साइड होते हैं। चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, इस गुण को क्या कहते हैं तो चुंबकत्व कहते हैं। चुंबक के दो ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं तो चुंबकीय अक्ष कहते हैं। चुंबक किस तरह के समीप चुंबकत्व होता है सबसे अधिक होता है। चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जाता है क्या कहलाता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है टेस्ला न्यूटन पर एम्पियर मीटर वेबर पर मीटर स्क्वायर। वह ताप जिसके ऊपर पदार्थ अनुचुंबकीय जिसके नीचे लोहे चुंबकीय होता है क्या कहलाता है तो क्यूरी ताप कहलाता है। लोहे के लिए क्यूरी ताप का मान क्या होता है तो 770 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। निकल के लिए क्यूरी ताप का मान क्या होता है तो 358 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए कौन से लोहे का उपयोग किया जाता है तो नरम लोहे का। स्थायी चुंबक बनाने के लिए कौन से लोहे का उपयोग किया जाता है तो इस्पात का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। लोहा निकल कोबाल्ट इस्पात उदाहरण है तो लोह चुंबकीय पदार्थ का। प्लेटिनम क्रोमियम सोडियम एल्युमिनियम ऑक्सीजन किसके उदाहरण है अनुचुंबकीय पदार्थ के। जस्ता तांबा चांदी सोना हीरा नमक जल किसके उदाहरण है तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण है। चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक का मान लगभग कितना होता है तो 0.4 गॉस होता है। वह ऊर्जा जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु की में केवल तापांतर के कारण स्थापित होती है कहा जाता है तो ऊष्मा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। 1 ग्राम जल का तापमान 1 सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है तो कैलोरी कहा जाता है। 1 कैलोरी कितने के बराबर होता है तो 4.186 जूल के बराबर होता है। सेल्सियस पैमाने का आविष्कार किसने किया था तो स्वीडन के वैज्ञानिक सेल्सियस ने। सेल्सियस पैमाने के में न्यूनतम और अधिकतम तापमान किसके बीच होता है तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। फ़ारेनहाइट पैमाने का आविष्कार किसने किया था तो जर्मन वैज्ञानिक फ़ारेनहाइट ने। आगे बढ़ते हैं। फ़ारेनहाइट पैमाने में न्यूनतम और अधिकतम तापमान किसके बीच होता है तो 32 फ़ारेनहाइट से 212 फ़ारेनहाइट तक होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोमन पैमाने के तापमान न्यूनतम और अधिकतम किसके बीच होता है तो 0 डिग्री रोमर से 80 डिग्री रोमर तक होता है। केल्विन पैमाने के तापमान न्यूनतम और अधिकतम किसके बीच होता है तो 273 केल्विन से 373 केल्विन तक होता है। आगे बढ़ते हैं। समान मनुष्य का तापमान कितना होता है तो समान मनुष्य का तापमान सेंटीग्रेड में 37 डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट में 98 फ़ारेनहाइट और केल्विन में 310 केल्विन होता है। विशिष्ट ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है तो जूल किलोग्राम इनवर्स और केल्विन इनवर्स होता है। बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा का मान कितना होता है तो 2100 जूल पर किलोग्राम केल्विन। जल के लिए विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या होता है तो 4200 पर किलोग्राम केल्विन होता है। जल का घनत्व अधिकतम होता है तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। नियत ताप पर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तित करने के लिए ऊष्मा की
आवश्यकता होती है, ऐसे पदार्थ की क्या कहते हैं? तो ऐसे पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। बर्फ के लिए गलन की गुप्त ऊष्मा का मान कितना होता है? तो 80 कैलोरी पर ग्राम होता है। गुप्त ऊष्मा का सही मात्रक क्या है? तो जूल पर किलोग्राम है। वाष्पन के लिए गुप्त ऊष्मा का मान कितना होता है? तो 540 कैलोरी पर ग्राम होता है। अपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। अपेक्षिक आर्द्रता को किस में व्यक्त करते हैं? तो प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नियत जल वाष्प पर ताप बढ़ाने पर अपेक्षिक आर्द्रता हो जाती है, तो यह घट जाती है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस नियम को प्रदर्शित करता है? तो ऊर्जा संरक्षण का नियम प्रदर्शित करता है। यदि किसी निकाय में कोई परिवर्तन इस प्रकार हो कि पूरी प्रक्रिया के दौरान निकाय में ना तो बाहरी माध्यम को ऊष्मा दे, ना ही उससे कोई ऊष्मा ले, तो इस परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो इस परिवर्तन को रुद्धोष्म प्रक्रम कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का अचानक प्रसार होने पर वह शुष्क वर्ग के रूप में बदल जाती है। ये किस परिवर्तन का उदाहरण है? तो यह रुद्धोष्म परिवर्तन का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। प्रशीतक की कुंडली में कौन सा द्रव भरा होता है? तो फ्रियान द्रव भरा होता है। मनुष्य को स्वस्थ रखने के लिए अपेक्षित आर्द्रता कितनी होनी चाहिए? तो 60 से 65% के बीच होनी चाहिए। मनुष्य को स्वस्थ रखने के लिए ताप कितना होना चाहिए? तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक। आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम प्रकाश के वेग की गणना किसने की थी? तो रोमर ने की थी। वायु और निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 16 सेकेंड का समय लगता है। चंद्रमा से परिवर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो 1.28 सेकेंड लगता है। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल अथवा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, तो उनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित होता है। तो इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। आकाश का नीला रंग किसके कारण दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। कौन से रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी रंग का। कौन से रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? तो लाल रंग का। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश की चिकनी सतह से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समतल दर्पण पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी एवं वास्तविक बनता है। समतल प्रकाश का अच्छा माना जाता है, तो समतल प्रकाश का अच्छा परावर्तक माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। गाड़ी की हेडलाइट में कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सोलर कुकर में कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। चालक की सीट के पीछे की तरफ देखने में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? तो उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण में प्रकाश का प्रतिबिंब कैसा बनता है? उत्तल दर्पण में प्रत्येक दिशा में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उसके ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु से छोटा और सीधा एवं आभासी बनता है। तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं किसके कारण से? प्रकाश के अपवर्तन के कारण से। जल के अंदर पड़ी हुई मछली वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है किसके कारण से? प्रकाश के अपवर्तन के कारण से। द्रव अवस्था में डूबी हुई क्षण सीधी टेढ़ी मेढ़ी दिखाई होती है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। हीरे का चमकना किसका उदाहरण है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। रेगिस्तान में मरीचिका का बनना उदाहरण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कांच में आई दरार का चमकना किसका उदाहरण है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। जल में पड़ी परख नली का चमकना किसका उदाहरण है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाशिक तंतु ऑप्टिकल फाइबर के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर प्रकाशिक तंतु कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं। प्रकाशिक तंतु के उपयोग क्या है? तो मनुष्य के शरीर के अंदर आंतरिक भागों का परीक्षण करने में इसका उपयोग किया जाता है। देखो, प्रकाशिक तंतु के उपयोग क्या है? तो मनुष्य के शरीर के अंदर आंतरिक भागों का परीक्षण करने में इसका उपयोग किया जाता है। शरीर के अंदर लेजर किरणों को भेजने में और प्रकाश सिग्नल के दूर संचार में। आगे बढ़ते हैं। लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता का सही मात्रक क्या होता है? तो डायोप्टर होता है। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, तो उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। अवतल लेंस की क्षमता होती है, तो अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। इंद्रधनुष किसके कारण दिखाई देता है? तो परिक्षेपण के कारण इंद्रधनुष दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक रंग होते हैं, तो प्राथमिक रंग लाल, हरा एवं नीला प्राथमिक रंग होते हैं। पूरक रंग होते हैं। जब दो रंग परस्पर मिलने से श्वेत प्रकाश उत्पन्न करते हैं तो उन्हें पूरक रंग कहते हैं।
रंगीन टेलीविजन में कौन से रंग का उपयोग किया जाता है? तो प्राथमिक रंग का उपयोग किया जाता है। प्रकाश के व्यतिकरण के प्रयोगात्मक रूप में किसने सर्वप्रथम दर्शाया था? तो थॉमस यंग ने। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। वह रोग जिसमें व्यक्ति नजदीक की वस्तु को देख सकता है परंतु दूर की स्थित वस्तु को नहीं देख पाता, कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो निकट दृष्टि दोष, मायोपिया होता है। निकट दृष्टि दोष के निर्माण में कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का। वह रोग जिसमें व्यक्ति दूर की वस्तु को देख सकता है निकट की वस्तु को नहीं देख पाता, वह कौन सा रोग होता है? तो दूरदृष्टि होता है, हाइपरमेट्रोपिया। दूरदृष्टि के निवारण के लिए कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस के। आगे बढ़ते, वह रोग जिसमें व्यक्ति को ना तो दूर की वस्तु और ना ही निकट की वस्तु देखा जा सकता, वह कौन सा रोग होता है? तो जरा दृष्टि दोष होता है। जरा दृष्टि दोष सामान्यतः किस उम्र में होता है? तो वृद्धावस्था में होता है। आगे बढ़ते हैं। जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है? तो बाईफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। वह रोग जिसमें नेत्र क्षितिज दिशा में तो ठीक देख सकता है परंतु ऊर्ध्व दिशा में नहीं देख पाता, वह कौन सा रोग का उदाहरण है? तो अबिंदुकता रोग का। अबिंदुकता रोग के निवारण के लिए कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है? तो बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। जिन पदार्थों पर विद्युत आवेश सरलता से प्रभावित होता है उसे क्या कहते हैं? उसे चालक कहते हैं। सबसे अच्छा चालक किसे माना जाता है? तो सबसे अच्छा चालक चांदी को माना जाता है। दूसरे स्थान पर तांबा होता है। जिन पदार्थ से होकर आवेश का प्रवाह नहीं होता उसे क्या कहते हैं? नॉन कंडक्ट या अचालक। आगे बढ़ते हैं। किसी आवेशित वस्तु के चारों ओर का वह स्थान जहां उसके प्रभाव का अनुभव किया जाता है क्या कहा जाता है? तो विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। किसी खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है तो जीरो होता है, शून्य होता है। आगे बढ़ते हैं। विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक होता है तो वोल्ट होता है। विभवांतर कौन सी राशि है? तो विभवांतर अदिश राशि है। कूलाम धनात्मक आवेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उस बिंदु का क्या कहते हैं? उस बिंदु का विभवांतर कहते हैं। विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट होता है। विभवांतर कौन सी राशि है? तो विभवांतर अदिश राशि है। विद्युत धारिता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो फैराडे होता है। विद्युत सेल कितने प्रकार के होते हैं? तो विद्युत सेल 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल के उदाहरण हैं वोल्टी सेल, डेनियल सेल और शुष्क सेल, लेक्लांसी सेल। ये प्राथमिक सेल के उदाहरण हैं। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। वोल्टी सेल का आविष्कार सर्वप्रथम किसने किया था? तो प्रोफेसर एलिजेंडो वोल्टा ने 1799 ईस्वी में किया था। लेक्लांसी सेल सेल का विद्युत वाहक बल यानी विभव लगभग होता है तो 1.5 वोल्ट होता है। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बैकरेल, पी क्यूरी एवं एम क्यूरी ने की थी। रेडियम की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट प्यूरी और उनकी पत्नी मैडम क्यूरी ने की थी। रेडियो सक्रियता के दौरान निकलने वाली किरणों की पहचान किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने की थी। रेडियो सक्रियता की माप किससे की जाती है? तो जीएम काउंटर से की जाती है। क्लाउड चैम्बर का आविष्कार किसने किया था? तो CRT विल्सन ने क्लाउड चैम्बर का आविष्कार किया था। जीवाश्म पेड़ पौधों की आयु का आकलन कौन से कार्बन से किया जाता है? तो कार्बन 14 से किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। वह नाप की प्रक्रिया जिसमें कोई एक भारी नाविक 2 भागों में टूटता है क्या कहा जाता है? तो नाप की विखंडन कहलाता है। सबसे पहले नाप की विखंडन को किस वैज्ञानिक द्वारा दिखाया गया था? तो स्ट्रॉसमैन एवं हॉर्न के द्वारा दिखाया गया था। नाप की विखंडन के दौरान कौन से यूरेनियम का उपयोग किया जाता है? तो यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है नाप की विखंडन के दौरान। रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो भारी जल और ग्रेफाइट का। हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम नाप की संलयन पर आधारित है। परमाणु बम हाइड्रोजन बम परमाणु बम की अपेक्षा कितना गुना शक्तिशाली होता है? तो 1000 गुना शक्तिशाली होता है। नाभिकों को संचालित करने के लिए कितने केल्विन उच्च ताप की आवश्यकता होती है? तो 10⁸ केल्विन उच्च ताप की आवश्यकता होती है। प्रोटॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो गोल्डस्टीन ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो चैडविक ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो जे थॉमसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितने किलोग्राम होता है? तो 1.672 इंटू 10⁻27 किलोग्राम होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो 1.675 10⁻27 किलोग्राम होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.108 इंटू 10⁻31 किलोग्राम होता है। कैथोड किरणों का वेग प्रकाश के वेग का कितना गुना होता है? तो 1/10 गुना होता है। ऐसे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉनिक संरचना इस प्रकार होती है कि कहीं इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं तो कहीं रिक्त होते हैं क्या कहा जाता है? अर्धचालक कहलाया जाता है, सेमीकंडक्टर।
अपद्रव्य मिलाए जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो अपद्रव्य मिलाए जाने की प्रक्रिया को डोपिंग कहा जाता है। ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की चालकता होती है, बढ़ती है। अति चालकता की खोज किसने की थी? तो कैमरलिंग ओन्स ने की थी। पारा अति चालक कब बनता है? तो 4.2 केल्विन या -268.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर पारा अति चालक बनता है। सबसे अधिक वेदन क्षमता होती है? तो गामा किरणों की वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। आगे बढ़ते हैं, सबसे अधिक आयनन क्षमता होती है? तो सबसे अधिक आयनन क्षमता अल्फा किरण की होती है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति में कौन सा सिद्धांत सबसे अधिक मान्यता है? तो बिग बैंग सिद्धांत की सबसे अधिक मान्यता है। सबसे नजदीक की मंदाकिनी कौन सी है? तो देवयानी मंदाकिनी है। मंदाकिनी का आकार कैसा होता है? तो सर्पीला होता है। आकाश में कुल कितने तारामंडल हैं? तो आकाश में कुल 89 तारामंडल हैं। सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? तो सेंटोरस है। तारे के रंग कौन से होते हैं? तो लाल, सफेद, नीला। आगे बढ़ते हैं, सूर्य का सबसे निकट का तारा कौन सा है? तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। तारों के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो हाइड्रोजन तथा हीलियम गैस। बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? तो ई टारसॉली ने किया था। विद्युत बैटरी की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंड्रो वोल्टा ने की थी। कंप्यूटर की खोज किसने की थी? तो चार्ल्स बेबेज ने की थी। ट्रांसफार्मर के आविष्कारक कौन है? तो माइकल फैराडे हैं। आगे बढ़ते, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अल्टीमीटर का उपयोग क्या है? इसका उपयोग उड़ते हुए विमान की ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है। अल्टीमीटर का उपयोग। अमीटर का उपयोग क्या है? इसका उपयोग विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। बैरोग्राफ का उपयोग बताइए। इसके द्वारा वायुमंडल में होने वाले परिवर्तन को मापा जाता है। किस उपकरणों के द्वारा हृदय की गति की जांच की जाती है? तो कार्डियोग्राम के द्वारा हृदय की गति की जांच की जाती है। दूर स्थित वस्तु के ताप को ज्ञात करने के लिए कौन से यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर का। 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 2.54 सेंटीमीटर। 1 फुट में कितने मीटर होते हैं? तो 0.3 मीटर। 1 गज में कितने मीटर होते हैं? तो 0.91 मीटर। भूकंप का पता लगाने वाला उपकरण कौन सा है? तो भूकंप का पता न लगाने वाला उपकरण सिस्मोग्राफ है। द्रव की सांद्रता ज्ञात करने के लिए काम आने वाला उपकरण है? तो विस्कोमीटर है। किस उपकरण की सहायता से दूर की वस्तु को स्पष्ट देखा जा सकता है? तो टेलीस्कोप की सहायता से। गैस का दाब ज्ञात करने के लिए किस की मदद ली जाती है? तो मैनोमीटर की मदद ली जाती है। समुद्र की गहराई मापने के लिए कौन से यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो फेथोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।